गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम क्लास 10th के विषय विज्ञान के लास्ट सेकंड चैप्टर या लास्ट पार्ट सेकंड चैप्टर का वो आज हम करेंगे। सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा अमल क्षारक एवं लवण। आज उसका हम लास्ट पार्ट करेंगे। हेडिंग है लवणों का निर्माण या विरचन। कौन कौन से लवण है जिनका हम निर्माण करेंगे इस लेसन में? तो फर्स्ट फॉलो यू हम करेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण सूत्र होता है CaOCl। नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण सूत्र CaOCl। रासायनिक नाम विरंजक चूर्ण के सूत्र का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सेकंड जिसका हम निर्माण करेंगे बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा अलग होता है। बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट। Na को बोलते हैं सोडियम, H को हाइड्रोजन या बाई और CO3 को कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीसरा धावन सोडा। कौन सा? कपड़े धोने वाला सोडा, धावन सोडा। सूत्र Na2CO3 0.10H2O। इजी। धावन सोडा Na2CO3 0.10H2। सोडियम कार्बोनेट और 10 क्रिस्टलन जल के मिलने से बनता है, या क्रिस्टलन से बनता है धावन सोडा। निर्माण हम इसका समझेंगे। हमने हेडिंग लिखी है ना, लवणों का निर्माण या विरचन। तो विरंजक चूर्ण पहला, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा धावन सोडा। ठीक है विद्यार्थियों, 3 हो गया। चौथा विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, और फिर करेंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र CaSO4.12H2। हाफ मतलब अद्र। कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट आयन। कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इजी है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट आयन। इजी दोनों टॉपिक। ठीक है। और एक पांचवा पॉइंट है जो हम पहला भी कर सकते हैं, कास्टिक सोडा। NaOH का निर्माण, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। इन्हीं पांचों के बारे में हम बात करेंगे, इन्हीं पांचों का निर्माण समझेंगे, इन्हीं पांचों के उपयोग करेंगे, और इसी लेसन का इस टॉपिक के बाद समाप्ति हो जाएगी। मतलब आज लेसन सेकंड समाप्त हो जाएगा। तो हम पहला पॉइंट करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए आप, पहला है विरंजक चूर्ण। से पहले मैंने बोला था जो पांचों पॉइंट है हम उससे पहला करेंगे कास्टिक सोडे का निर्माण। कास्टिक सोडे का निर्माण देख लीजिए। एक नमक का निर्माण भी है NaCl, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, छोटा सा लिखा हुआ है, वो लास्ट में मैं आपको पढ़ दूंगा, लिख आप लेना। ठीक है। कास्टिक सोडे का निर्माण। कास्टिक सोडे का निर्माण कैसे किया जा सकता है? तो आसान सा सुने। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, इसके सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। वहां आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है नमक। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, अब तो दिख रहा है। सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक के जलीय विलयन में, नमक के जलीय विलयन में विद
विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के, या तो वियोजित होकर के लिख लीजिए, या उत्पाद में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है। यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक के जलीय विलयन में जैसे आपने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, तो यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, उसके साथ क्लोरीन गैस, उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। मैं नीचे लिखता हूं, इसकी समीकरण देख लीजिए। आपने नमक ले लिया सोडियम क्लोराइड, उसका जलीय विलयन लिया, उसमें आपने प्रवाहित कर दी विद्युत धारा। क्या प्रवाहित कर दी? विद्युत धारा। जैसे आपने इसको विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो आप पहली लाइन लिख लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। जब आपको सिर्फ हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालना हो, उसके साथ साथ क्लोरीन गैस मुक्त करता है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। ठीक है, ये दोनों गैस ही इससे निकलती है। अब आगे क्या है, क्योंकि उत्पाद में क्लोरीन गैस के साथ एक क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी होता है। इस कारण इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लोरोक्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। तो पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आ रही है क्लोरोक्षार अभिक्रिया क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्लोरीन गैस के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार भी प्राप्त होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरोक्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका डायग्राम बुक में दिया हुआ है, मैं उसमें आपको बताता हूं। उसमें 2 इलेक्ट्रोड है, तो थोड़ी इधर जगह देख लो तो मैं आपको दिखूंगा नहीं। ठीक है, क्लियर है? यहां एक इलेक्ट्रोड डाल दी और यहां एक इलेक्ट्रोड डाल दी। इन्हें किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ऐसा है। इसके अंदर सॉल्यूशन डाला हुआ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मान लीजिए अगर ये कैथोड है, मैं एनोड मानता हूं, ये एनोड है और ये कैथोड है। ये इलेक्ट्रोड एनोड है और ये कैथोड है। एनोड होती है प्लस, कैथोड होती है माइनस। कैथोड होती है माइनस। तो याद रखना, उधर दिख रहा है ना, एनोड के ऊपर गैस कौन सी मुक्त होती है? एनोड इलेक्ट्रोड या एनोड छड़ के ऊपर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो एनोड पॉजिटिव है तो क्लोरीन गैस, क्योंकि Cl माइनस होता है इसलिए। और कैथोड नेगेटिव है तो इस पर हाइड्रोजन गैस, और इसी पर कौन सा मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है। इसी इलेक्ट्रोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। ठीक है, समझ गए? इसी पर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसी पे मुक्त होता है। सबसे आसान तरीका था, मैंने आपको समझा दिया। कास्टिक सोडे का निर्माण, पहला
तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के कास्टिक सोडा क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, क्योंकि उत्पाद में क्लोरीन गैस के साथ एक क्षार NaOH का निर्माण भी होता है। इस कारण इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। ये इसकी समीकरण बिना कोई फायदा नहीं है इस टॉपिक का। फिर ये मैंने छोटा सा एक रफ डायग्राम बनाया, मैंने इसमें आपको ये बता दिया, इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कास्टिक सोडे में एनोड इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो क्लोरीन। कैथोड पर कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। और जो कास्टिक सोडा बनता है वो भी कहां मिलेगा, कैथोड इलेक्ट्रोड के पास ही मिलेगा या ऊपर मिलेगा। उसी का आगे इनके उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, उपयोग। तो सबसे पहले कास्टिक सोडे का उपयोग, मैं लिखता नहीं, आप बोलूंगा मैं, आप लिख लेना। कास्टिक सोडे का उपयोग, तो कास्टिक सोडे का उपयोग किसमें किया जाता है, तो सबसे पहले जो धातुओं पर ग्रीस लगी होती है, ग्रीस मतलब ग्रीस, लिखते ग्रीस है, ब्लैक कलर की ग्रीस, तो धातुओं के ऊपर जो ग्रीस लगी होती है उससे रिमूव या हटाने के लिए, रिमूव करने मतलब हटाने के लिए कास्टिक सोडे का उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में मतलब कागज बनाने के लिए भी कास्टिक सोडे का उपयोग किया जाता है। साबुन अपमार्जक, साबुन आपको पता है अपमार्जक कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है या कपड़ा जिससे हम धोते हैं ना, जो आते हैं सर्फ वगैरह आता है बाजार से कपड़े धोने के लिए, वो भी किससे बनता है, कास्टिक सोडे अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसका निर्माण होता है। पहला धातुओं से ग्रीस हटाने में, दूसरा साबुन और अपमार्जक बनाने में, तीसरा वस्त्र उद्योग में, और चौथा कृत्रिम फाइबर। फाइबर आपको पता है क्या होते हैं, कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। अब क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस के उपयोग, इनके भी लिख लीजिए, क्योंकि इसमें जो प्राप्त होने वाले तीनों उत्पाद है ना, वो तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अलग अलग उपयोग है। क्लोरीन ये जल को स्वच्छ करने का कार्य करती है, जल को स्वच्छ रखना मतलब जल को कीटाणु मुक्त रखने का कार्य करती है, इसलिए इसका उपयोग स्विमिंग पूल में, जो आप स्विमिंग पूल जाते हैं ना, उस स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन ही डाली जाती है ताकि वो पानी साफ रहे। तो इसका उपयोग कहां किया जाता है, जल को स्वच्छ रखने अर्थात स्विमिंग पूल में इसका उपयोग किया जाता है। पीवीसी निर्माण में जो पाइप्स आती है ना, या जो आप तार देखते हो बिजली की तार देखते हो ना, बिजली की तार के ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा होता है रंग बिरंगा, लाल नीले कलर की काले कलर की जो तारें आती हैं, जो तार के ऊपर प्लास्टिक होता है वो पीवीसी का होता है, पॉलीवाइनल क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका नाम है पॉलीवाइनल क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसमें क्लोरीन के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो पीवीसी के निर्माण में, जल को स्वच्छ रखने अर्थात स्विमिंग पूल में, रोगाणुनाशक और कीटाणुनाशक बनाने में, जो रोगाणुओं और कीटाणुओं को नष्ट करते हैं, उन दोनों में किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का। हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में, हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और खाद में अमोनिया बनाने में, अमोनिया होती है NH3, खाद में अमोनिया के निर्माण में। तो आई होप आप समझ गए होंगे, चारों के चारों, तीनों के तीनों के, इसके चार बताए, इसके चार बताए, इसके मैंने दो बताए, ईंधन के रूप में और खाद में अमोनिया के निर्माण में। तो ये आपने लिख लिए होंगे। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट समझाता हूं। पहला हमने पूरा कर लिया क्या, कास्टिक सोडे का निर्माण, जो मैंने पहले 5वें नंबर पे लिखवाया था और मैंने बोला था ये पहले भी आ जाता था, हम पहले ही इसको करेंगे। अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड पॉइंट। दूसरा है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। ये रंग उड़ाने का काम करता है। विरंजक का मतलब होता है रंग उड़ा देना। चूर्ण है ये विरंजक चूर्ण, मतलब ये पाउडर के फॉर्म में आता है। इसको जैसे आप किसी कलर में मिलाते हो या किसी भी पानी में, किसी भी मतलब जल में घोलकर किसी कपड़े को डालते हो तो उसका रंग उड़ाने का कार्य करता है, इसलिए इसका नाम विरंजक चूर्ण रखा जाता है। ब्लीचिंग में भी इसी का उपयोग किया जाता है। ब्लीच आप जानते हो क्या होती है, ब्लीचिंग में विरंजक चूर्ण होता है, सूत्र होता है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो सीधा सा बात है, शुष्क बुझे हुए चूने को, क्या इसका निर्माण समझा रहा हूं, शुष्क बुझे हुए, शुष्क बुझे हुए चूने को में, शुष्क बुझे हुए, शुष्क बुझे हुए चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना होता है ये
CaOH की होल 2, CaOH की होल 2। शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, दिख रहा है ना वहां क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर उत्पाद में विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। मैंने क्या लिखी है इसके निर्माण की विधि? शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर उत्पाद में विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना होता है CaOH की होल 2 प्लस क्लोरीन गैस। जैसे आप इसमें मुक्त करते हो तो आपको CaOCl2 प्लस जल प्राप्त होता है। अब जल का नाम इसमें नहीं लेंगे, तो मैंने सिर्फ लिख दिया कि शुष्क बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब उत्पाद के रूप में विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। शुष्क बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो उत्पाद के रूप में विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। रासायनिक समीकरण ये रही। शुष्क बुझे हुए का सूत्र होता है CaOH की होल 2 क्लोरीन गैस Cl2, अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है। इसका सबसे फेमस उपयोग जल को स्वच्छ, जल को स्वच्छ मतलब पीने वाले पानी अर्थात पेयजल को शुद्ध करने में जो चूर्ण का उपयोग किया जाता है। मैंने इसके उपयोग करवा रहा हूं। अब निर्माण छोटा सा था। उपयोग फर्स्ट क्या है? विरंजक चूर्ण का उपयोग। तो पेयजल, पेयजल मतलब पीने वाला जल, पेयजल, पीने वाले जल को शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तर आएगा विरंजक चूर्ण। क्या आएगा? विरंजक चूर्ण। कपड़े जो होते हैं उनमें मतलब जो लॉन्ड्री में जो कपड़े आते हैं धोने के लिए, उन्हें विरंजन करने का कार्य अर्थात उन्हें साफ करने का कार्य भी कौन करता है? विरंजक चूर्ण। अर्थात उनमें से रंग उड़ाने का कार्य भी कौन कर सकता है? विरंजक चूर्ण करता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये प्रयोगशाला अभिकर्मक क्या है? अभिकर्मक का मतलब यहां वो होता है कि ये जो भी पात्र आप लोगे उसे साफ करने का कार्य भी क्लोरीन करता है। पेयजल को शुद्ध करने में, पीने वाले पानी को रोगाणु मुक्त करने या शुद्ध करने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर सीधा सा आएगा विरंजक चूर्ण का। दूसरा, कागज उद्योग में भी विरंजक चूर्ण का निर्माण या विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। कागज निर्माण में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। थर्ड, लॉन्ड्री के अंदर कपड़ों के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात जो कपड़ों पे कलर लग जाते हैं उसको उड़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में मतलब प्रयोगशाला में जो आप ट्यूब्स वगैरह यूज करते हो परख नली, उन्हें साफ करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जा सकता है। इतना समझ में आ गया? तो अब हम करने जा रहे हैं तीसरा पॉइंट। हमने दो पढ़ लिए थे, पहले कास्टिक सोडा, दूसरा विरंजक चूर्ण का निर्माण। अब हम करेंगे बेकिंग सोडे का निर्माण। किसका? बेकिंग सोडा। आसान है। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, जो खाने में यूज किया जा सकता है। मीठा सोडा NaHCO3, ये एक दुर्बल असंक्षारक प्रकृति का क्षार है। असंक्षारक मतलब क्षारक है। ये एक दुर्बल असंक्षारक प्रकृति का क्षार होता है जो एंटा एसिड के रूप में काम आता है पेट की अम्लता को दूर करने में। जैसे हमने बोला था पेट की अम्लता को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जा सकता है, तो बेकिंग सोडे का भी उपयोग किया जा सकता है पेट की अम्लता को दूर करने में। अर्थात ये भी एक एंटा एसिड है, पर यह है क्या? दुर्बल असंक्षारक प्रकृति का क्षार है। ठीक है। बेकिंग सोडे का निर्माण बहुत आसान है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। क्या? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया गैस
प्रवाहित करने पर उत्पाद में मुख्य रूप से बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। मैंने क्या बोला? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अमोनिया दोनों ही गैस प्रवाहित की जाती है तो उत्पाद में मुख्य रूप से बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। मुख्य क्यों बोला? मुख्य क्यों बोला वो देखिए। तो नमक, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मतलब जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जब भी आप अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे, मैं इसको थोड़ा इधर लिखता हूं, वहां ये पूरी नहीं आएगी रिएक्शन, ठीक है। फिर ऐसे पूरा नहीं आता तो फिर तो फायदा नहीं है। मैं यहां लिखता हूं नमक का जलीय विलयन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया, रिएक्शन सिंबल NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और प्राप्त होता है बेकिंग सोडा NaHCO3। नमक के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। इसीलिए मैंने यहां मुख्य रूप से लिखा है बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके निर्माण की दो विधियां हैं, मैं पहली करवा चुका हूं। पहली बोला मैंने सोडियम क्लोराइड का था नमक के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस व अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर अमोनियम क्लोराइड व बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं मुख्य रूप से बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो आप ये पहली तो समझ गए होंगे। सेकंड विधि मैं करवा देता हूं, ये फर्स्ट विधि। सेकंड विधि देखो, सेकंड मेथड देख लीजिए, आसान है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। क्या लिखा मैंने? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जैसे ही आपने क्या प्रवाहित की? कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको क्या मिल गया? बेकिंग सोडा। सबसे आसान चीज है ना। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। समीकरण क्या है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, तीन के बाद NaSCO3। समीकरण याद रखनी पड़ेंगी, तभी ये हो सकता है टॉपिक, अन्यथा में नहीं। अब हम बेकिंग सोडे का उपयोग देखते हैं। पहला उपयोग बेकिंग सोडे का उपयोग, सबसे पहला उपयोग होता है बेकिंग सोडे से बेकिंग पाउडर का निर्माण। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर सीधी सी बात है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, याद रखना। बेकिंग पाउडर किस किस का? बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिक्सचर या मिश्रण क्या कहलाता है? बेकिंग पाउडर कहलाता है। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग इसमें किया जा सकता है खाने को स्वादिष्ट बनाने में, या स्पंजी बनाने में, या खस्ता पकोड़े बोल सकते हैं। खस्ता पकोड़े बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडे का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा उपयोग अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें अग्निशामक यंत्रों में क्यों? तो वो इधर देखें, बेकिंग सोडे को जैसे आप गर्म करते हो,
तो ये सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस पर आ जाता है, मतलब उस आग के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, जिस कारण उसका संपर्क ऑक्सीजन से टूट जाता है। इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है? अग्निशामक यंत्रों में या यंत्रों में किया जाता है। पहला, खस्ता पकौड़े बनाने में, अर्थात स्वादिष्ट भोजन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है, उसमें टार्ट्रिक अम्ल डाल देते हैं। और अग्निशामक यंत्रों में भी बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। और एक उपयोग मैंने इसका आपको पहले बता दिया था, एंटासिड के रूप में भी बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। एंटासिड मैंने बताया था ना, पेट की अम्लता को दूर करने में भी एंटासिड अर्थात प्रति अम्ल के रूप में दुर्बल क्षारक जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा NaSCO3 का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग दावन सोडे के निर्माण में भी किया जाता है। एक और समीकरण लिखवा देता हूं, सोडियम कार्बोनेट की किसी भी अम्ल के साथ क्रिया, कोई भी अम्ल हमेशा NaCl मतलब और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगी। आप समझ लेना, बेकिंग सोडे का अम्ल कोई भी अम्ल के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, आपको लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्राप्त होती है। ये वैसे मैंने पहले ही करवा दिया था इसी लेसन। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की, किसकी? फोर्थ पॉइंट की। पहला हमने कास्टिक सोडा पढ़ा, दूसरा हमने विरंजक चूर्ण, तीसरा बेकिंग पाउडर। अब हम चौथा करने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है धावन सोडे का निर्माण। धावन सोडा सूत्र Na2CO3.10H2 बनता कैसे? तो देखिए, बेकिंग सोडे को उच्च तापमान पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। वहां नहीं दिख रहा ना, इधर लिख लेता हूं। बेकिंग सोडे को, मैंने सोडा नहीं लिखा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडे को उस तापमान पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिससे या जिसका जल के अणुओं के द्वारा, जल के अणुओं के साथ क्रिस्टलीकरण करवाकर बेकिंग सोडे को उस तापमान पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसका जल के अणुओं के साथ क्रिस्टलीकरण करवाकर धावन सोडे का निर्माण किया जाता है। धावन सोडा का निर्माण किया जाता है। इजी था, दिक्कत तो नहीं हुई। मैंने क्या बोला? बेकिंग सोडे को उस तापमान पर गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट बनाता है। इस सोडियम कार्बोनेट का जल के अणुओं के द्वारा क्रिस्टलीकरण करवाया जाता है, अर्थात जल के अणुओं से इसका सहयोग करवाया जाता है, क्रिस्टल बनाए जाते हैं। इससे जो प्राप्त होता है वो धावन सोडा होता है, मतलब धावन सोडे का निर्माण होता है। रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। NaHCO3 ये होता है धावन सोडा, नहीं बेकिंग सोडा। इसको उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो त्रिभुज प्राप्त होता है, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। हमें चाहिए सिर्फ सोडियम कार्बोनेट। क्या चाहिए? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को 10 जल के अणुओं के साथ इसका क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलन भी बोल सकते हैं, क्रिस्टलन या क्रिस्टलीकरण करवाने पर हमें प्राप्त होता है धावन सोडा। क्या प्राप्त होता है? धावन सोडा। सूत्र Na2CO3.10H2, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट और 10 क्रिस्टलन जल। तो अब आपने देखा, ये तो आसान था, 2 रिएक्शन लिखनी पड़ेगी इसके साथ, परंतु इसका उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में,
जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा, कपड़े धोने में, सफाई के कार्यों में धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। सेकंड, कागज उद्योग, कांच उद्योग, वस्त्र उद्योग में भी धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। तो लास्ट पॉइंट का नाम देख लीजिए, पांचवा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र बहुत आसान है, CaSO4 0.12H2, इसको बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, CaSO4 0.2H2, इसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। जिप्सम को जब 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है, जिप्सम को जब 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है, तो ये जल के कुछ अणुओं को त्याग कर, जल के कुछ अणुओं, डेढ़ है, एक और हाफ 1.5, जिप्सम को जब 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है, तो ये कुछ जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करता है? निर्माण। किसका निर्माण करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दिख रहा है ना? ठीक है। CaSO4 0.12H2, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट आयन या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट आयन। कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट आयन या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये होता है पीओपी का रासायनिक नाम। पीओपी का निर्माण कैसे किया जा सकता है? तो सीधा है कि जिप्सम को जब 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है, जिप्सम को जब 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है, तो ये कुछ जल के अणुओं को त्याग कर पीओपी का निर्माण कर लेता है। ठीक है। इसका उपयोग प्लास्टर के अंदर खिलौने बनाने, रंग में पुट्टी करने में और प्लास्टर बनाने में, मूर्ति, साजो सामान बनाने में किया जाता है। ये लो, पीओपी इज कंप्लीट। बट पीओपी के एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो करवा देता हूं। प्रश्न ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अद्ररोधी, अद्ररोधी मतलब जिसमें नमी ना जा सके, नमी, आर्द्र का मतलब नमी, रोधी का मतलब न जा सके, जिसमें नमी ना जा सके, ऐसे बर्तन में क्यों रखा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? इसके पीछे रीजन ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम नमी में रख दें, क्या रख दें? नमी में रख दें, मतलब जल में, ये संतुलित करके लिख रहा हूं, तो ये जिप्सम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जिप्सम का। तो क्या लिखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधी या आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ क्रिया करके एक लेई जैसा, लेई मतलब आटे की लेई होती है ना, लेई जैसा पदार्थ बनाता है जो 5 से 10 मिनट में कठोर हो जाता है, जिसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। इसी कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों या आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है। मैंने क्या बोला? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? तो इसका उत्तर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करके एक लेई जैसा पदार्थ बनाता है, अर्थात जिप्सम बनाता है, जो 5 से 10 मिनट में कठोर हो जाता है और जिसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है। इसी का एक प्रश्न और आता है, पीओपी की जल के साथ रासायनिक समीकरण लिखे, तो अब भी आपको यही समीकरण लिखनी है, CaSO4 0.12H2O plus 1.5, मतलब 1.5 जल के अणु, रिएक्शन सिंबल CaSO4 0.2H2O अर्थात जिप्सम। अब लास्ट टॉपिक और ये लेसन फिनिश, क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल। मैं एक सूत्र लिखता हूं, ये एक लवण है
और उसका कितना सूत्र है? एक को इकाई बोलूं, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित मात्रा एक क्रिस्टलन जल कहलाती है। क्या बोला मैंने? लवण के इकाई सूत्र में, ये लवण का एक सूत्र है इसलिए इसका नाम इकाई सूत्र लिख दिया। लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित मात्रा या संख्या ही क्रिस्टलन जल कहलाती है। इजी है ना? लवण के इकाई सूत्र में, ये लवण का एक सूत्र है जिसमें जल के अणुओं की निश्चित संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो इसका क्रिस्टलन जल का मान भी कितना होगा? 2। मैं एक उदाहरण लिखता हूं। ये फिटकरी का सूत्र है, ये एक लवण का इकाई सूत्र है। इसमें जो जल के अणुओं की संख्या है, कितने हैं जल के अणु? 24, वही इसका मान होगा। अब मैं ये लिख दूं, पॉइंट के बाद कितना है? 5, तो इसका क्रिस्टलन जल क्या होगा? 5। सीधी सी बात। लवण कैसे लिखेंगे? लवण के साथ एक डॉट लगा होगा, उसके बाद जल होगा, जल के जितने अणु होंगे, संख्या जितनी जल के आगे लिखी होगी वही इसका क्रिस्टलन जल होगा। इधर 2 लिखा है तो 2, इधर 24 लिखा था 24, इधर 5 लिखा है तो 5। अगर मान लीजिए ये होता Na2CO3.10S2, तो इसका क्रिस्टलन जल कितना होता? आप देखते हैं पॉइंट के बाद जल के अणुओं के साथ 10 है तो इसका उत्तर आता 10 क्रिस्टलन जल। लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित मात्रा ही या संख्या ही उसका क्रिस्टलन जल कहलाता है। आपको देखना कैसे, लवण कैसे पहचानो? सूत्र में डॉट लगा होगा, उसके साथ जल होगा, जल के जितने भी अणु होंगे, मतलब जल के सूत्र से पहले जो संख्या लिखी होगी 1 2 4 5 7 3, वही उसका क्रिस्टलन जल होगा। इसी के साथ ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो 3rd लेसन का होगा। इसके क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूं। शॉर्ट नोट्स का मतलब जिसमें शॉर्ट हो, जो जल्दी जल्दी पढ़े जा सकते हैं, फुल नहीं मिलेगा। शॉर्ट नोट्स बाकी मैंने लिखवाया खुद ही। शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन आंसर और इस बुक के चैप्टर की पीडीएफ आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आराम से डाउनलोड कीजिए, देखिए, समझिए, पढ़िए और रुके। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स जरूर करने हैं, वीडियो शेयर भी करना है और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करना है और ज्यादा वीडियो शेयर करना है। धन्यवाद सभी का जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं।